जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज यह मेरी कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कंप्यूटर की एक सीरीज़ को चला रहा हूँ। ठीक है, यह यूपी एग्ज़ाम वाले की बुक्स का पूरा डिटेल्स को हम यहाँ पे आपके साथ रीड करते हैं और आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास मेरी हो चुकी थी लेक्चर फर्स्ट, यानी पहली क्लास मैंने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक पढ़ाया था और कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। आज मैं इसकी दूसरी क्लास यहाँ से कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो 5वीं जनरेशन ये आप देख रहे हैं, जनरेशन यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो उसके नीचे हम लोग अब कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे। यहाँ से दूसरी क्लास स्टार्ट होगी और आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। अगर इस क्लास की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से उस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा और काम के आपका होगा तो। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? कंप्यूटर भाषा का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में निर्देश देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मुख्यतः बाइनरी भाषा सिर्फ 0 और 1 को समझता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। समझ के आधार पर कंप्यूटर भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो पहला देख लेते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। ऐसी भाषा जो इंसानों को बिल्कुल भी समझ नहीं जबकि कंप्यूटर को पूर्णतः समझ में आती, इसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। इसका एग्जाम्पल जैसे मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा और तीसरा देख लेते हैं। दूसरा कहता है मिडिल लेवल लैंग्वेज, यानी जो भाषा कंप्यूटर के साथ साथ इंसानों को भी समझ आता है उसे हम लोग कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, जैसे एग्जाम्पल सी और पास्कल। हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसी भाषा जो इंसानों को पूर्णतः समझ में आए जबकि कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में ना आए, ऐसी भाषा को क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, रूबी, सी हैश, etc। ये सब सारे क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेज हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। यानी जब हम लोग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक है, यानी हम लोग यूज के आधार पर करें तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2 भागों में बांटा गया। पहला फ्रंट एंड होता है, दूसरा बैक एंड होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज यानी 2 प्रकार की हो जाती है। पहला, फ्रंट एंड लैंग्वेज का उपयोग वेबसाइट या एप्लीकेशन का वह हिस्सा बनाने के लिए किया जाता है जो सीधे उपयोगकर्ता के सामने दिखता है, जिससे उपयोगकर्ता बातचीत यानी इंटरेक्शन कर सकता है, जैसे HTML, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS यानी कैसकोडिंग स्टाइल शीट्स, और फिर बूट स्ट्रैप या फिर जावा स्क्रिप्ट, jQuery या फिर एंगुलर JS, रिएक्ट, स्विफ्ट, etc। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, कभी कभी सीधे पूछ लेता है कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स में आता है, फ्रंट में, एंड में, या 2 और दे देगा। ठीक है, चलिए बैक एंड देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम या किसी एप्लीकेशन के कोड के वे हिस्से जिनकी मदद से प्रोग्राम चलते हैं तथा यूजर को नहीं दिखते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा और PHP या फिर सी हैश। ठीक है, आगे चलिए, अगला लास्ट यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या होता है, यानी OPP जिसको बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम OPP एक प्रोग्रामिंग शैली है जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। यह कोड को अधिक मॉड्यूलर, पुनः प्रयोज्य और स्केलेबल बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं आगे है कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्लास क्या होता है? यह एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यह क्लास का एक वास्तविक उदाहरण यानी इंस्टेंट होता है। ठीक है, आगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है? डेटा तथा उससे जुड़े मेथड्स को एक साथ क्लास के अंदर रखना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को प्राप्त कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए पॉलीमार्फिज्म क्या होता है? एक ही मेथड अलग अलग कार्य कर सकता है। और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? अनावश्यक विवरण छुपाकर केवल महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, यह एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला यहाँ पे देख लेते हैं डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक विशेष तरीके के डेटा को संगठित यानी ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का तरीका होता है ताकि उसे प्रभावी ढंग से एक्सेस और संशोधित
मॉडिफाई किया जा सके। यह डेटा के बीच संबंधों यानी रिलेशनशिप्स को परिभाषित करता है। और आपको बता दें डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, पहला प्रिमिटिव्स, दूसरा नॉन प्रिमिटिव्स। ठीक है, प्रिमिटिव्स क्या होता है का मतलब मूलभूत या प्रारंभिक होता है। ठीक है, यानी प्रारंभिक होना चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान में प्रिमिटिव डेटा प्रकार यानी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है वे बुनियादी डेटा प्रकार होते हैं जो सीधे सिस्टम द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं और अधिक जटिल डेटा का निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे INT हो गया, चार हो गया, फ्लोट हो गया और फिर बूलियन हो गया। ठीक है, फिर नॉन प्रिमिटिव्स की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव्स क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा प्रकार वह डेटा का प्रकार होता है जो प्रिमिटिव डेटा प्रकार से मिलकर बनते होते हैं। यानी जो नॉन प्रिमिटिव होता है वो प्रिमिटिव्स का भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ये अधिक जटिल होते हैं और इनके द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा को संगठित और संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, लाइक्ड, लिंक स्टिक्स, स्टैक्स या फिर क्यू etc। एरे जानते हैं कि एरे क्या होता है इसमें, जैसे ये पहला पॉइंट है एरे। एरे क्या होता है? यह समान प्रकार यानी होमोजीनियस और निश्चित आकार के डेटा तत्व को सारणी के रूप में क्रमबद्ध यानी लाइनर किया जाता है और इसमें डेटा तत्व को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है जो 0 से शुरू होता है। स्टैक क्या होता है? स्टैक्स को समझ लेते हैं। यह LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछ लेता है कि स्टैक यानी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद रखिएगा LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब जो आइटम सबसे अंत में जोड़ा गया है वही सबसे पहले हटाया जाता है। एग्जाम्पल प्लेट की एक छल्ली में रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो नॉन प्रिमिटिव होती है इसके कुछ नए 3 तत्व होते हैं स्टक के। तो स्टक के 3 क्रियाएं क्या क्या होती हैं, आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं। लिखा है कि इसमें मुख्यतः 3 क्रियाएं होती हैं, पहला पुश, दूसरा पॉप, तीसरा पीक। पुश क्या होता है? यह नए तत्व को जोड़ता है टॉप पर। पॉप क्या होता है? शीर्ष तत्व को हटाता है। और पीप क्या होता है? यह टॉप एलिमेंट को हटाता है। आगे ये समझते हैं क्यू क्या होता है। यह FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO पर काम करता है। तो यह FIFO के सिद्धांत पर काम करने वाली डाटा संरचना है। इसका मतलब जो तत्व सबसे पहले जोड़ा गया है वही सबसे पहले हटाया जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, भंडारे व रेलवे स्टेशन की लाइन etc। इसमें मुख्यतः 4 क्रियाएं होती हैं। पहला NQ यानी क्या होता है? नया तत्व जोड़ता है। ठीक है, फिर DQ यानी सबसे पहले जोड़ा गया तत्व को हटा देता है। फ्रंट क्या होता है? सबसे आगे के तत्व को देखता है। रियर क्या होता है? सबसे पीछे वाले तत्व को देखता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे लिंक लिस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर नीचे देखते हैं कि क्या है। लिंक लिस्ट क्या होता है? यह एक डायनेमिक डाटा संरचना है जिसमें नोड का प्रयोग करके डेटा संग्रहित किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे ट्रेन के डिब्बे etc। ट्री क्या होता है? यह नॉन लीनियर पदानुक्रमित यानी हेराचियल डेटा संरचना है जिसमें डाटा नोड्स में स्टोर होता है। एग्जाम्पल बाइनरी ट्री, एवियल ट्री etc। ग्राफ देखिए क्या होता है? यह एक नॉन लीनियर संरचना है जिसमें नोड्स और किनारों का उपयोग करके डेटा को स्टोर किया जाता है। हैश टेबल क्या होता है? यह डेटा को एक की के आधार पर संग्रहित करता है तथा हैशिंग तकनीक का प्रयोग करके डेटा को संगठित करता है। यह एक नॉन लीनियर संरचना है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स के लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को हम लोग बारी बारी से एक एक पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि सारी चीज़ें हैं क्या। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की भाषा, कब इसका ईयर था, कब डेवलपर संस्थान कब हुआ था, कब डेवलप किया गया था और उसका उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहला वाला यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला क्या है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का जो डेवलप हुआ था 1940 में हुआ था और इसका डेवलपर संस्थापक नहीं पता है कौन है। आगे चलते हैं, इसका उपयोग क्या है? यह सबसे निम्न स्तर का लैंग्वेज है यानी लो लेवल लैंग्वेज है जो सीधे हार्डवेयर के साथ काम करती है। इसे बाइनरी कोड 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है और यह तेज होती है लेकिन इसे समझना और उपयोग करना क्या होता है? कठिन होता है। दूसरा भाषा आता है असेंबली लैंग्वेज जो 1949 में होता है। इसे कैथलीन बूथ ने क्या करा है? डेवलप किया था। क्या है? यह मशीन भाषा का प्रतीकात्मक रूप है जिसमें मानव पठनीय कोड का उपयोग होता है
यह हार्डवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है और मशीन स्तरीय प्रोग्रामिंग में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन 1957 में हुआ था, 40, उसके बाद 49, फिर 57। इसे जैन बेकस ने किया था। यह वैज्ञानिक और गणितीय गणनाओं के लिए उच्च स्तरीय भाषा है। फोर्ट्रॉन का उपयोग इंजीनियरिंग, गणित और भौतिकी के अनुप्रयोग में होता है। यह पुरानी लेकिन सबसे शक्तिशाली भाषा है। तो हम लोग फोर्ट्रॉन तक देख लिए। अब नीचे चलते हैं, कोबोल और सी प्लस प्लस के बारे में समझते हैं। चलिए, तो कोबोल चौथा है। इसमें क्या लिखा है, 1959 में इसको ग्रेस हूपर ने किया था। यह व्यावसायिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन की गई है। कोबोल का उपयोग बड़े उद्यमों, बैंकों, सरकारी संस्थाओं, डेटाबेस प्रबंधन, ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए किया जाता है। यह प्रथम कंप्यूटर भाषा भी है, याद रखिएगा। कोबोल जो है ये पहला कंप्यूटर भाषा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे आता है फिर सी, जो कि 1972 में आया है। इसमें डेनिस रिची ने किया था। यह प्रणालीगत सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य उद्देश्य वाली भाषा है। इसे पोर्टेबल, तेज और कार्यक्षमता समृद्धि होने के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आगे है सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस 1983 में आता है। इसे व्यारना स्त्रैनत्रप ने किया था। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई है। सी प्लस प्लस का उपयोग गेमिंग, ग्राफिक्स, सिस्टम प्रोग्रामिंग में किया जाता है। यह सी की क्षमता को विस्तारित करता है। जो सी था उसी का अपडेटेड वर्जन जो आया वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हम लोग जावा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जावा क्या है, 1955 में आया। जेम्स गोसलिंग ने किया था इसका। जावा एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भाषा है जिसका उपयोग वेब और मोबाइल एप्लीकेशन के विकास में किया जाता है। इसे इसकी राइट वन एंड रन एनीवेयर की क्षमताओं के लिए जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग लास्ट लैंग्वेज देख लेते हैं, पाइथन। पाइथन क्या कहता है, पाइथन 1991 में आया था। इसे गुइडो वैन रोमसम ने किया था। यह एक उच्च स्तरीय इंटरप्रेटेड और कंपाइलर आंतरिक भाषा है जिसका उपयोग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट और स्वचालन में किया जाता है। पाइथन अपनी सरलता और पढ़ने में आसान सिंटैक्स के लिए लोकप्रिय होता है। ठीक है, चलिए इतना हमने कर लिया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरे लैंग्वेज को हमने यहाँ पे एक बार में कंप्लीट किया। पहला मशीन लैंग्वेज थी, फिर असेंबली लैंग्वेज था, फोर्ट्रॉन था, कोबोल था, सी प्लस प्लस था, जावा था और पाइथन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मेरी मेहनत नज़र आ रही होगी, तो आप लोग प्यारा सा लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रयास कैसा है, आप लोगों को कैसा समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे क्या कहता है कि आईपीओ साइकिल्स क्या होता है, यानी इनपुट। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रोसेसिंग, फिर ओ का मतलब आउटपुट। ठीक है, आईपीओ साइकिल्स का मतलब यही होता है। आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेसिंग क्या होता है, और ओ का मतलब साइकिल। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है इनपुट। इनपुट क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट फ्रॉम यूजर इन्फॉर्म्स कंप्यूटर्स व्हाट टू डू। इनपुट जब हम लोग जैसे कंप्यूटर में 1 या ए को प्रेस किए तो कंप्यूटर को हम लोग इनपुट दिए और कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि अब आगे तुमको करना क्या है। फिर वो जाता है प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग क्या करता है, प्रोसेसिंग कन्वर्ट डाटा टू इन्फॉर्मेशन। वो उसको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि अब तुमको क्या करना है। फिर वहाँ से निकल के आता है आउटपुट। अब आउटपुट बताता है इन्फॉर्मेशन आउटपुट सो यूजर कैन सी द रिजल्ट। हम लोग ए को प्रेस किए कीबोर्ड्स में, वो कंप्यूटर को लैंग्वेज दिया। कंप्यूटर का लैंग्वेज जो हुआ आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर में, वहाँ पे सामने लिख करके आ गया ए। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। फिर वो क्या हो गया, अगर इसको हमें स्टोर करना है तो आप इसको सेव कर लेते हैं। तो वही लिखा है रिजल्ट कैन बी स्टोर्ड फॉर द परमानेंट रिक्वायर्ड रिकॉर्ड। ठीक है, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं कि ये आपने लिखा है सेव करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। तो आईपीओ साइकिल्स आई थिंक समझ गया होगा, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, उसके बाद सेव भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए यहाँ से कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स को भी समझ लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स, पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, दूसरा है मेमोरी यूनिट, तीसरा है इनपुट डिवाइस, चौथा है आउट डिवाइस और फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यह फास्ट स्पीड का काम करता है, एक्यूरेसी इसमें होती है, यह डिलीजेंस होता है यानी कर्मठता या निरंतरता इसमें कंटिन्यू रहती है, यह डेटा भंडारण क्षमता रखता है यानी स्टोरेज रखता है, तार्किक स्वचालित होता है यानी लॉजिकल अर्थ में ऑटोमेशन भी कर सकता है, और रिलायबल यानी विश्वसनीय भी है। ठीक है, और कंप्यूटर क्या कर सकता है और कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशंस यानी कंप्यूटर की सीमाएं देखें तो बुद्धिमत्ता में कमी होती है भाई, लैक ऑफ इंटेलिजेंस होता है। ठीक है,
भावनाहीन, इसमें कोई इमोशंस नहीं होता है, महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, निर्णय लेने की कमी होती है, या डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। ठीक है, मनुष्य पर निर्भर करता है, यस, क्योंकि मनुष्य ने ही इसको बनाया है। वायरस का खतरा, रिस्क ऑफ वेरियस, बिजली पर निर्भरता, बिल्कुल, अगर बिजली नहीं होगा तो नहीं काम करेगा। हैंग होने की समस्या, सिस्टम हैंग, ऑपरेटेड और अपडेटेड, यानी नीड अपग्रेड और अपडेट्स की, ये सब इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशन है। चलिए, अब सबसे पहला हम लोग शुरुआत करते हैं सीपीयू से। ठीक है, जैसे जानते हैं कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी यह कंप्यूटर का, पहले ये तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यह वह भाग है जो कंप्यूटर में अधिकांश कार्य करता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। दूसरा, यह डाटा, सूचनाओं व संसाधन, रिसोर्स को नियंत्रित करने के साथ साथ उसका मैनेजमेंट भी करता है। सीपीयू प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है और गणना करता है, जिस वजह से यह किसी भी, आगे यहाँ पे चलते हैं, जिस वजह से यह किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का हार्ट माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नोट यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। लिखा है कि नोट, इंटेल 4004 इंटेल कंपनी का पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसका अनावरण 1971 में किया गया था। तो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट लाइन्स क्या है यहाँ पे कि पहले तो सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का हार्ट होता है, ब्रेन होता है। उसके बाद जो इंटेल कंपनी थी, इंटेल 4004, ठीक है, यह इसका पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो क्या करता था, जिसका जो अनावरण यानी लॉन्च हुआ था 1971 में हुआ था। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा सीपीयू के बारे में जान लेते हैं कि सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, आई होप क्लियर भी दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए सिस्टम का फैन होता है, पीछे देखिए सीपीयू में एक फ़ैन लगा होता है। इसमें फ्लॉपी डिस्क भी होती है, ठीक है, इसमें हीट सिंक भी होता है, ठीक है, इससे गर्म होने से बचता है ताकि काफ़ी देर तक काम करता है। फिर हार्ड ड्राइव भी होता है, ऑप्टिकल ड्राइव भी होता है इसमें, फिर रैम मॉड्यूल्स भी होता है। ठीक है, सीपीयू होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का प्रोसेसर भी इसी में होता है। इंटेल का कोर लगवा रहे हैं, कोर 7 है, ये आपको पता भी होगा। और फिर मदरबोर्ड जो हमारे काम को, सिस्टम को काम करता है, पावर सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये है फंक्शंस ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कुछ जो फंक्शन जो इसमें यूज होते हैं वो इसमें है पार्ट्स। अब एक एक को हम यहाँ पे आते हैं कि पार्ट्स ऑफ सीपीयू क्या होता है उसको समझते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सीपीयू में 3 चीज़ें होती हैं। एमयू होता है यानी मेमोरी यूनिट होती है, ठीक है, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट होता है, और एएलई होता है यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। 3 यूनिट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि पार्ट ऑफ सीपीयू क्या क्या होता है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आइए समझते हैं कि मेमोरी होता क्या है। देखिए मेमोरी सबके पास होता है, आपके मस्तिष्क में है, दिमाग में है। जिस डाटा को हम लोग जैसे देखें या कोई मूवी देखे या कोई बुक्स पढ़े, उसको हमारे दिमाग में कितने देर तक कंठस्थ है, याद है, वो क्या होती है, मेमोरी होती है। ठीक है, आइए मेमोरी क्या होती है, यह निर्देश यूनिट डेटा और मध्यवर्ती परिणाम स्टोर कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर मेमोरी यूनिट कंप्यूटर की अन्य इकाइयों यूनिट में जानकारी ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होती है। सीपीयू की मेमोरी मुख्यतः रजिस्टर के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जैसे रजिस्टर में हम लोग कोई कॉपी नोट कर लेते हैं, उसी तरीके से ये भी होता है। आगे आइए हम लोग समझते हैं कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के सभी भागों को संचालन का नियंत्रण करता है, लेकिन यह कोई डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन नहीं करता है। पहले से संग्रहित निर्देशों को एग्जीक्यूट करते हुए यह कंप्यूटर सिस्टम के निर्देश देने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करके एएलयू को निर्देशित करता है। यह मेमोरी यूनिट से निर्देश लेता है और फिर निर्देशों को डिकोड करता है, उसके जस्ट बाद उन निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। तो कंट्रोल यूनिट का सिस्टम आप समझ गए होंगे कि जो डेटा हम देते हैं उस डेटा को पहले ट्रांसफ़र करता है कि उसको करना क्या है, फिर उसके बाद वह डाटा क्या करता है, फिर से डिकोड करके हमारे जो हम लोग उसको डायरेक्ट करते हैं कि इसको प्रिंट कर दो या इसको कुछ भी कर दो, तो वो क्या करता है, फिर एग्जीक्यूट करने का काम करता है। थर्ड देखिए, जो सीपीयू पार्ट ऑफ सीपीयू थे, तो कंट्रोल यूनिट पहला हो गया था मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, अब तीसरा हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म भी होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखिएगा। यह क्या करता है, अंकगणित तथा तार्किक कार्यों को संचालन करने के लिए किया जिम्मेदार होता है और इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला अंकगणितीय ऑपरेशन से हमारा तात्पर्य जोड़ होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे उसी को आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। घटाव, गुणा, भाग जैसी ऑपरेशन से
यह सभी ऑपरेशन और कार्य एएलयू द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर में जितने भी प्लस माइनस गुणा ऑपरेशन यानी जितने भी मैथमेटिकल चीज़ों को करते हैं वो एएलयू के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, सभी जटिल ऑपरेशन एएलयू के द्वारा आलेखित बार बार प्रयोग करके किया जाता है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड। लॉजिक क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेशन से हमारा मतलब डेटा को चुनने की, तुलना करना, मिलान करना, मर्ज करना जैसे ऑपरेशंस कार्यों के लिए से होता है, जिसे एएलयू करता है। जैसे इक्वल्स कितना है, ग्रेटर है, लेस देन है, इस सब के बारे में उसी में अर्थमेटिक लॉगिस यूनिट काम करता है। आइए वर्क ऑफ सीपीयू समझते हैं कि सीपीयू का वर्क कैसे होता है, वर्किंग मॉडल क्या होता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य कार्य निर्देशों को एग्जीक्यूट करना, आउटपुट उत्पन्न करना और कंप्यूटर सीपीयू के मूलभूत कार्य यानी फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करना होता है। जो भी चीज़ें हम लोग एंट्री के रूप में देते हैं, सीपीयू उसका काम क्या करता है, उसको डिकोड करके एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट के रूप में क्या करता है, काम करे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग आईपीयू अभी मैंने समझाया कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट में तब सारी चीज़ें हो गई, इनपुट डिवाइसेस, और जो प्रोसेसिंग का कार्य है वो सारा सीपीयू में होता है और आउटपुट के रूप में वो मॉनिटर के रूप में मुझे प्रदान करता है। आइए समझते हैं कि फेच क्या होता है। पहले मेमोरी द्वारा सीपीयू निर्देश प्राप्त करता है। ठीक है, फिर प्रोसेस पर क्लिक करने पर उसकी एक कॉपी हार्ड डिस्क में लोड होती है। बाइनरी नंबर का यह फाइल डाटा बफर के माध्यम से रैम से सीपीयू तक भेजी जाती है। इसी बफर के आधार पर निर्धारित होता है कि कंप्यूटर कितने बिट का है। अगर एक बार बफर में 32 बिट आ जाती है तो कंप्यूटर 32 बिट का, यदि 64 बिट आ जाती है तो 64 बिट का हो जाता है। दूसरा, डिकोड क्या होता है? जब इनपुट सीपीयू में एंटर किया जाता है तो उस निर्देशों को डिकोड करने की आवश्यकता होती है और कंट्रोल यूनिट की मदद से डिकोडिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। आगे चलिए एग्जीक्यूट का मतलब समझते हैं और एग्जीक्यूट क्या होता है। एग्जीक्यूट यानी डिकोड चरण के बाद निर्देश एग्जीक्यूट किया जाता है। और स्टोर क्या होता है? निष्पादन चरण के बाद निर्देश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। आइए इसका कुछ वर्किंग मॉडल यहाँ पे है, उसको हम लोग जरा समझते हैं। देखिए, ये आप सीपीयू में 3 पार्ट्स मैंने बताया, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। पहला मैंने आपको बताया कि मेमोरी यूनिट, फिर दूसरे बताया कंट्रोल यूनिट, फिर मैंने आपको बताया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। ठीक है, 3 चीज़ों को मैंने बताया, तीनों चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेन मेमोरी यानी मेमोरी यूनिट इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फेच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। हम लोग मेमोरी सबसे पहला काम करता है, कुछ भी दिए तो पहला स्टेप क्या करता है, मेमोरी क्या आता है, फिर मेमोरी फॉरवर्ड करता है इसको कंट्रोल यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, डिकोड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कमांड्स। ठीक है, फिर वो आता है एएलयू में यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आता है। वो क्या करता है, उस जो कमांड हम लोग यहाँ पे दिए रहते हैं मेमोरी यूनिट से, उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और फिर एएलयू का काम क्या करता है, वो स्टेप 4 में जाता है, स्टोर रिजल्ट इन द मेमोरी में फिर से आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया वर्किंग इसका कैसे होता है सीपीयू का। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हम कुछ भी चीज़ें मेंशन करते हैं कीबोर्ड्स में तो वो पहले छपती है हमारे मॉनिटर पे, तो उसमें इतना प्रोसेस होता है, वो यहाँ जाता है कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट एएलयू के पास जाता है, फिर एएलयू क्या करता है, स्टोर करके इसको मेमोरी में भेजता है, तब जा करके वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। चलिए आगे आइए, टाइप्स ऑफ सीपीयू को हम लोग पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सीपीयू क्या होता है, पहला RISC यानी रिस्क क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट्स कंप्यूटर। ठीक है, पहला यानी स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट्स, दूसरा फ्यू अवार्ड एड्रेस लाइन, तीसरा फास्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, CISC यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। पहला रिस्क याद रखेगा कंप्यूटर कि रिस्क कंप्यूटर क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। दूसरा सिस्क यानी CISC क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसमें लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होता है, मोर एड्रेस लाइन होता है और कॉम्प्लेक्स यानी स्लो होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और यहाँ के बारे में समझते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये वर्सिटिलिटी होती है, बेटर परफॉर्मेंस होती है, मल्टी कोर होते हैं, कंपेबिलिटी होती है। इसके डिसएडवांटेज करते हैं तो ये ओवर हीटिंग हो जाती है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा लेता था, हाई कॉस्ट होता था, फिर लिमिटेड पैरेलल प्रोसेसिंग होती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए सीपीयू की कार्य प्रणाली को समझते हैं जरा। सीपीयू की कार्य प्रणाली क्या है, सीपीयू की कार्य प्रणाली में आते हैं तो इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, जैसे कन्वर्ट इनपुट टू बाइनरी कोड बाय इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, हम लोग जो कुछ भी इनपुट देते हैं वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड के माध्यम से और फिर उसको इनपुट डिवाइसेस में डालता है। फिर आता है SSD, है ना, यानी HDD
मैंने इसका फुल फॉर्म भी बताया, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि SSD और HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आगे लिखा है ऑन क्लिक अ कॉपी दिस फाइल स्टोर SSD या फिर HDD, ठीक है। फिर वो क्या होता है बफर, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स विच ट्रांसपोर्ट्स बाइनरी बिट्स टू CPU वाया रैम या कैचे फाइल, ठीक है। फिर वो वहां से जाता है रैम में, ठीक है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेरी स्टोरेज भी बोलते हैं। फिर वहां से वो चलता है कहाँ पे, कैच फाइल में आ जाती है, जिसको हम लोग क्विक एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। फिर ये CPU में आता है, माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स प्रोसेसिंग होता है, जो ALU CU रजिस्टर जिसमें जो काम रहता है वो काम करता है। फिर यहाँ से आगे चलता है, फिर से उसको कन्वर्ट बाइनरी में करता है फाइल आउटपुट के रूप में, जो फिर हमको क्या होता है यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जो हमारे समझने के लिए कार्य करता है। और फिर वही फाइनली आपको लास्ट में क्या करता है, शो एज द आउटपुट, वही लास्ट में शो आउटपुट या आउटपुट डिवाइस में दिखता है, जैसे कि मॉनिटर में दिखेगा, सॉरी उसमें, हाँ मॉनिटर में, ठीक है। या फिर अगर आप कोई चीज़ प्रिंट करते हो तो प्रिंटर के माध्यम से आपको मिल जाता है, प्लॉटर के माध्यम से मिल जाता है, ठीक। चलिए आगे आते हैं, अब हम लोग मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मुख्य हिस्सा है जो सभी हार्डवेयर घटकों को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। देखिए जितने भी हार्डवेयर होते हैं, मदरबोर्ड का काम क्या होता है, सभी को कंपाइलर के काम से कर देता है, यानी सबको जोड़ देता है। यह एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है, यानी इसको PCB भी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होता है, जिस पर कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कनेक्टर्स लगे होते हैं। मदरबोर्ड्स कंप्यूटर की नींव होता है, क्योंकि यह CPU यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस जैसे HDD या फिर SSD, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, ग्राफिक्स कार्ड और अन्य पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड्स, माउस, प्रिंटर का उपयोग में काम करता है, ठीक है। जैसे हम लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं, प्रिंटर लगाते हैं, माउस लगाते हैं, या फिर गेम खेलने के लिए जो स्टिक यूज़ करते हैं, प्लॉटर यूज़ करते हैं, तो जो भी चीज़ आप आउटपुट डिवाइस के रूप में लगाओगे, साउंड लगाओगे, बूफर लगाओगे, तो वो सारी चीज़ क्या होती है, इसी मदरबोर्ड में जोड़ने का काम करता है। मदरबोर्ड के कुछ घटक समझ लेते हैं, यानी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। तो मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो CPU सॉकेट्स होता है, ठीक है, रैम स्लॉट्स होता है और एक्सपेंशन स्लॉट्स होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या होता है उसको भी देख लीजिएगा। स्टोरेज कनेक्टर्स होता है, ठीक है, ये SATA या M2 कनेक्टर्स होते हैं, जो हार्ड ड्राइव और SSD को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पावर कनेक्शन क्या होता है, ये मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने से जोड़ता है। पोर्ट्स क्या होते हैं, इसमें USB, ठीक है, और HDMI या फिर BGA, ऑडियो जैक एवं अन्य पोर्ट शामिल होते हैं, जो पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। USB का भी कमेंट करके बताइएगा फुल फॉर्म क्या होता है। आगे चलते हैं, चिपसेट्स या मदरबोर्ड का दिमाग होता है, जो डेटा फ्लो को नियंत्रित करता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का केंद्र होता है, क्योंकि यहाँ सभी घटकों को एक साथ जोड़कर उन्हें सही तरीके से काम करने में मदद करता है। बिना मदरबोर्ड के कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यह सभी डिवाइसों के बीच संचार संभव बनाता है और सिस्टम को स्थिरता प्रदान करता है। आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को जरा समझते हैं थोड़ा और डिटेल्स में। तो CPU विभिन्न प्रकार के पार्ट्स से लैस होता है, जो डेटा के इनपुट और आउटपुट के लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ CPU के प्रमुख पार्ट्स के विवरण कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। ये कीबोर्ड्स हो गया, ये USB पोर्ट्स हो गया, ये सीरियल पोर्ट्स यानी इसको डायल अप मॉडेम भी बोलते हैं, मॉडेम लगाने के लिए। ये ऐसे आप ना, इसको मैं एक पूरा फुल करके दिखाता हूँ लाइक दिस, ठीक है। आई होप क्लियर दिख रहा होगा, इसको पहले समझ लेते हैं। आइए, तो ऐसे आप देखेंगे जब भी कोई CPU होता है पीछे उसको देखेंगे, लैपटॉप में नहीं दिखेगा, लैपटॉप में साइड्स में कुछ भी चीज़ें दिखेंगी, जब कंप्यूटर होगा उसमें CPU में आपको जरूर दिखेगा। तो ये होता है कीबोर्ड्स लगाने के लिए जैसे, ठीक है, फिर यहाँ माउस लगाने के लिए, फिर USB पोर्ट्स होता है, फिर एक्सटर्नल पोर्ट्स नेटवर्क्स के लिए कुछ आपको यहाँ यूज करना करिए, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रिंटर पोर्ट्स होता है, ठीक है। हालांकि अब ये वाला तो पोर्ट आते नहीं, अब तो सब USB केबल के फॉर्म में ही आते हैं, तो USB केबल्स का कई सॉकेट्स अब आपको देखने को मिलेगा, ये पुराना मेथड है, ठीक है। सीरियल पोर्ट्स है, फिर यहाँ पे VGA पोर्ट्स मॉनिटर है, फिर यहाँ पे स्पीकर्स के लिए लगा सकते हो, लाइन इन कर सकते हो, माइक्रोफोन के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और फिर गेम्स पोर्ट्स जैसे जॉयस्टिक्स लगाना रहता था, तो पहले इस तरीके से आता है, लेकिन ये पुराना वर्जन हुआ करता था। अभी लगभग सारे में आपको ये दिखने को तो दिखेंगे, बट मोस्टली अब सब जो उनका केबल्स आता है वो USB के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स हो गए CPU के, ठीक है। अब चलिए एक एक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो डाटा पोर्ट्स क्या होता है, डाटा पोर्ट समझते हैं कि
इसका विवरण, सीपीयू के डाटा पोर्ट्स का उपयोग सीपीयू और अन्य डिवाइसों के बीच डेटा संचरण के लिए किया जाता है। उपयोग डेटा को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने में क्या करता है, यह मदद करता है। आगे आइए, आगे देखते हैं। एड्रेस पोर्ट्स में आते हैं। एड्रेस पोर्ट्स क्या कहता है? एड्रेस पोर्ट्स का उपयोग मेमोरी में डेटा के स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उपयोग, यह मेमोरी में डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए सही एड्रेस को चुनने में सहायक करता है। कंट्रोल पोर्ट क्या होता है? कंट्रोल पोर्ट का उपयोग विभिन्न संयंत्र सिग्नल्स को भेजने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सीपीयू के अन्य डिवाइसों के साथ समन्वय करने में मदद करता है। आगे चलते हैं। I/O पोर्ट्स यानी इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स क्या होता है? तो इनका उपयोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के साथ डेटा संरक्षित करने में किया जाता है। उपयोग इनका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, डिस्प्ले जैसे डिवाइसों के साथ इंटरफेस करने के लिए मदद किया जाता है। अगला है यूएसबी। देखिए, मैं आपको फुल फॉर्म बताया था, यहाँ पे मिल भी गया। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स, ठीक है। इसका उपयोग विभिन्न यूएसबी डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे फ्लैश ड्राइव, प्रिंटर, अन्य उपकरणों के साथ डेटा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ बताया भी ना, प्रिंटर का वहाँ वैसे दिया था। प्रिंटर अब किस तरीके से आता है, यूएसबी के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। HDMI पोर्ट्स क्या होता है? देखिए, यहाँ पे HDMI पोर्ट्स दे रखा है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट होता है, जो इस तरीके से होता है। देखिए, यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है HDMI। HDMI पोर्ट का उपयोग ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग HD टीवी मॉनिटर, प्रोजेक्टर के साथ उपयोग करने के कनेक्टर के लिए उपयोग किया जाता है ना, जिससे जो प्रोजेक्टर वगैरह यूज करते थे उसके लिए। आगे आता है SATA, ठीक है। 7वें नंबर पे SATA पोर्ट क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पोर्ट्स। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगर आप PYQ किए होंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पोर्ट्स। इसका विवरण क्या होता है? SATA का उपयोग हार्ड ड्राइव और SSD को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए एक तेज और विश्वसनीय इंटरफेस प्रदान करता है। आगे आते हैं। इथरनेट। इथरनेट क्या कहता है कि इथरनेट एक पोर्ट जो होता है, उसका नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जाता है? इंटरनेट पर लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, ठीक है। देखिए, लैन, वैन और मैन, लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। मैन का होता है मेट्रोपोलिया नेटवर्क और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। VGA क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट्स, इसका भी देख लीजिएगा इस्तेमाल। और का उपयोग एनालॉग वीडियो सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। उपयोग मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर के कनेक्ट करने के लिए क्या होता है? यह उपयोग होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक आज हमने पढ़ा। हमने CPU के सारे डाटा के बारे में आज जान लिया। इसकी आगे की क्लास कल होगी, ठीक है। अगले वाले क्लास में यानी लेक्चर नंबर 3 में होगा, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल था, कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। और थोड़ा सा जो मैं इसको, आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, बिलीव करेंगे, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देख लीजिएगा। 1.25, 1.5 में आप इसको एक बार के लिए, जैसे मैं रीड कर रहा हूँ वैसे आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका इसका रिवीजन हो जाएगा। बाकी इस वीडियो का जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। और क्लास कैसा लगी ज़रूर बताइएगा। अगला क्लास आपको मिलेगा कल, ठीक है। अब डेली क्लास मिलेगा। और पिछले 2 दिन के लिए सॉरी, थोड़ी सी हेल्थ इशू थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग ज़रूर ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।